हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे जहां हमने 7 क्वेश्चंस को किया था। आपको क्या लगा था कि हम दूसरा पार्ट नहीं लेकर के आएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं हाजिर हूँ पार्ट 2 लेकर के, जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ आयंस को सिक्रीट करके। डीसीटी किसको सिक्रीट करता था? अगर याद होगा तो कमेंट करो, जल्दी मन में सोचो। NH3 H+ एंड K+, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किसको सिक्रीट करता था? H+ एंड K+ को। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट DCTs ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि DCT जो है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स का DCT एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन करता है। इसीलिए हमने देखते हैं ना, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे ब्रांच के फॉर्म में ऐसे निकला रहता है। वो क्या है? वो उस पॉइंट को दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT आकर के मिलते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट ये ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, पता चल ही रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, इसका असर्शन दिया है दैट द हेनलोइज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग अ कंसनट्रेटेड यूरिन। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हेनलीज लूप होता है विच इज ऑल्सो नोन एज हेयर पिन शेप, H शेप, और वासा रेक्टा क्या शेप होता है? U शेप होता है इसका। ये दोनों ही मिल करके एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूरिन को कंसनट्रेट, जो 99% कंसनट्रेट हो रहा था ना, 4 टाइम्स कंसनट्रेशन, उसमें ये दो चीज़ मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये काउंटर मैकेनिज्म करते हैं जिससे कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म होती है। रीजन दिया है दैट, यही दिया है रीजन में भी, देखो, द काउंटर करेंट अरेंजमेंट ऑफ हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प्स इन कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। तो बिल्कुल यही लिखा है कि जो काउंटर करेंट अरेंजमेंट है इन दोनों का, ये हेल्प करता है यूरिन को कंसनट्रेट करने में। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, इसका असर्शन दिया है दैट एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ADH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये क्या करता है कि ये जो वाटर का अमाउंट है यूरिन के अंदर, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कराएगा। कैसे कराएगा? कलेक्टिंग डक्ट और DCT पर एक्ट करके वहाँ से कंडीशनल रीऑब्जर्प्शन कराएगा। कंडीशनल रीऑब्जर्प्शन बेसिकली, अगर पानी ज़्यादा है यूरिन में तो उसको एब्जॉर्ब कराएगा DCT और कलेक्टिंग डक्ट से। इस तरह से ये पानी को, अमाउंट को कंट्रोल करता है यूरिन के अंदर ADH। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट ADH डिटरमाइन द परमिएबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ADH ही तो है वो जो डिटरमाइन कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर। इसका मतलब आप समझो अगर आसानी से, कि जो ADH है वो डिटेक्ट करता है कि मतलब वो वही डिटरमाइन करता है कि कलेक्टिंग डक्ट कितना उसको परमिएबल बनाना है कि नहीं वाटर के लिए। अगर पानी ज़्यादा है, अगर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ये ऑफकोर्स उसको परमिएबल बना देगा, उसको डिटरमाइन करके कि हाँ पानी यहाँ ज़्यादा है, पानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए यूरिन में, तो मैं इसको कंसनट्रेट करा दूंगा। तो वो उसको डिटरमाइन करके उसको परमिएबिलिटी ऑफ वाटर के लिए, उसको उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा पानी के लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट से आसानी से पानी जो है वो बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड से, और अगर पानी कम है तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है। रीज़न वही एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि कैसे ये अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है ADH बाई डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया है दैट एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर देयर बाय GFR, और रीजन दिया है दैट एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा रेगुलेशन बाय JG या रास मैकेनिज्म हमें समझना पड़ेगा।
तो ये रास मैकेनिज्म जो है ये कब ऑपरेट करता है, जब GFR मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। अगर GFR कम है तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो ये सारा चेंजेस जो हुआ है वो कौन डिटेक्ट करता है, मैकुला डेंसा जो सेल्स होते हैं मैकुला डेंसा के, वो डिटेक्ट करते हैं इन ऑस्मोलैरिटी को, चेंजेस को। तो ये जो मैकुला डेंसा ने डिटेक्ट किया है कि ऐसे ऐसे चेंजेस हुई हैं, ये फिर सिग्नल किसको करता है, जेजी सेल्स को सिग्नल करता है। और जेजी सेल्स जो है वो रिलीज़ करता है रेनिन को, RENIN वाला रेनिन, ठीक है। तो ये रेनिन को रिलीज़ करता है। फिर ये रेनिन जो है ये ब्लड वेसल्स पे जा करके किस पे काम करता है, एंजियोटेंसिनोजेन पे काम करता है। और एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो फर्दर किस में चेंज हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज हो जाता है। एंड देन सारा काम ये एंजियोटेंसिन 2 काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाकर के स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन जो DCT हैं उनके वहाँ से Na+ का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। और Na+ अगर रीएब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पीछे पीछे पानी भी एब्जॉर्ब होगा। तो पानी एब्जॉर्ब करा रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। एंड GFR यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका था कि स्टिमुलेट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, GFR बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या करता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, BP बढ़ जाएगा, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और वहाँ से फिर GFR बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका ये है कि थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट किया जाए। थर्स्ट सेंटर को बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए वो किया जाता है, बोला जाता है, जिससे हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर वही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये टोटल 3 तरीके थे जिससे रेगुलेशन ऑफ जेजी या रास हम लोग कह सकते हैं। सो ये था, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है क्योंकि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इंक्रीज़ करता है GFR को, देयर बाय इंक्रीजिंग द GFR, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न है दैट एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो ये गलत है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 नहीं एक्टिवेट करता जेजी सेल को, मैकुला डेंसा के जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोलैरिटी के चेंज को, वो सिग्नल करते हैं जेजी सेल्स को, और फिर जेजी सेल जो है वो एक्टिवेट होता है टू रिलीज रेनिन, ना कि एंजियोटेंसिन 2। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12, इसका असर्शन दिया है दैट द किडनीज हैव बिल्ड इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। तो GFR को मेंटेन करने के लिए अगर GFR ज़्यादा है या GFR कम है, उसके हिसाब से किडनी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं जो इसको रेगुलेट करेंगे। अगर ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए किडनीज के अंदर मैकेनिज्म्स होती हैं। कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो हमने अभी भी पढ़ा था, वो रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, उसके बाद GG या रास वाला मैकेनिज्म और ANF वाला मैकेनिज्म। तो ये सारे मैकेनिज्म बिल्ट इन मैकेनिज्म है फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट ANF कैन कॉज अ वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। रीजन बिल्कुल गलत दे दिया है, उल्टा दिया है। ANF वैसोकंस्ट्रिक्शन ही कराता है क्योंकि ANF कब काम करता है, जब GFR बढ़ा हुआ है। ऑलरेडी GFR बढ़ा हुआ है मतलब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमें उसको कम करना है। तो जो ANF होता है वो उसको कम करता है। कैसे, वैसो डायलेशन करेगा, वैसो जो वेसल्स हैं उसको डायलेट करेगा ताकि ब्लड का प्रेशर कम हो जाए। ब्लड का प्रेशर कम होगा तो ब्लड की वॉल्यूम भी इनडायरेक्टली कम ही हो जाएगी। तो क्योंकि हमने पहले क्या था कंडीशन, GFR बढ़ा हुआ था, उसे कम करना था, तो ANF क्या करता है, वैसो डायलेशन करा करके ब्लड प्रेशर को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो रीजन गलत है बट यहाँ पे असर्शन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, इसका असर्शन दिया है दैट ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द यूरेटर्स। बिल्कुल असर्शन ट्रू दिया है क्योंकि मिक्चुरेशन क्या है, एक प्रोसेस बाय विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये असर्शन जो है ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि मिक्चुरेशन के टाइम पे जो यूरिन वो प्रिवेंट होता है टू फ्लो बैक इनटू द यूरेटर्स। यूरेटर से ही तो भाई यूरिन आ रहा है ताकि वो बाहर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये वापस से यूरेटर के थ्रू फ्लो बैक कर ले। तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन का टाइम पर ये प्रिवेंट होता है यूरिन कि वो वापस यूरेटर में जाए। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स कंट्रैक्ट ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। यहाँ पे उल्टा चीज़ है।
तो कंट्रैक्ट नहीं करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स वो रिलैक्स करता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं, वहाँ से फिर मिक्चुरेशन हो पाता है इजीली। तो कंट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करता है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज आवर लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इसका असर्शन दिया दैट लीवर इज प्रेफर्ड या रेफर्ड टू एज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। भाई अगर लीवर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो फिर किडनी क्या है? किडनी क्या है, किस लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो लीवर नहीं, ये किडनी होता है, या लीवर इज नॉट द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। गलत दिया है असर्शन। रीजन दिया है दैट लीवर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट एंड मेनी ड्रग्स। रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लीवर जो है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन ये भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। लीवर किस किस चीज़ को एक्सक्रीट आउट करता है? बाइल पिगमेंट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स हो गई, विटामिन्स हो गया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और बहुत सारे ड्रग्स को भी। तो रीजन ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया है दैट हेपेरिन इज एडेड इन द ड्रेन्ड आउट ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हीमोडायलिसिस क्या होता है, जिसमें जिसका किडनी फेल हो गया रहता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को क्लीन करने के लिए हीमोडायलिसिस परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे एक कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू ब्लड को हम लोग बाहर निकालते हैं और उस डायलिसिस मशीन के अंदर डालते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले हेपेरिन को ऐड करते हैं। हेपेरिन क्या है? एक एंटी कोआगुलेंट है, क्योंकि ब्लड की ये एक खासियत है कि वो जैसे बाहर निकालोगे तो क्या करता है, वो क्लॉट हो जाता है, जमा रह जाता है, वो बाहर अगर ब्लड है तो वो जम जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होती हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर एंटी कोआगुलेंट डाल दें जैसे कि हेपेरिन, तो वो क्लॉट नहीं करेगा, वो आसानी से मशीन के अंदर जा पाएगा। तो असर्शन ट्रू है, क्योंकि हेपेरिन इज एडेड इन द ड्रेन्ड आउट ब्लड। और रीजन दिया है दैट ब्लड इज रिटर्न्ड टू द पेशेंट्स बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी कोआगुलेंट टू इट। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वापस जब ब्लड को हम लोग साफ करके डालते हैं बॉडी के अंदर एक कन्वीनियंट वेन के थ्रू, तो फिर भी वहाँ पे हम लोग एंटी कोआगुलेंट को ऐड करते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक में ड्रेन्ड आउट एंड ड्रेन इन का बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।